आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी आपल्या नागपूर शहराचे नेतृत्व करणारी एक महत्त्वपूर्ण आवाज आहे आणि एक सशक्त आणि प्रेरणादायी महिला ज्यांनी सार्वजनिक जीवनात आपली ओळख बनवली आहे. वर्तमानात नागपूर शहर याची सुरक्षा आणि महिलांची सुरक्षा यांची जिम्मेदारीच त्यांनी जणू काही घेतलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मॅडम, स्वागत आहे तुमच्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये. थँक्यू. तुम्हाला प्रेरणा कशी मिळाली सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्याची? खरं म्हणजे मला लहानपणापासून जरा का होईना पण लिडिंग माझ्यात असेल असं मला वाटतं. कारण मी अगदी खूप लहान होती, म्हणजे दुसऱ्या तिसऱ्या वर्गापासून मी कायम जोपर्यंत माझं शिक्षण झालं, उच्च शिक्षण आहे, MA BEd झालं आहे, तोपर्यंत कायम स्वरूपी मी CR राहिली आहे. मला आवडायचं ते. वडील माझे सोशल लाईफमध्ये त्यांचं चांगलं काम होतं, त्यांना समाजकारणात आवड होती. आई शिक्षिका होती. या सगळ्या गोष्टींचा निश्चित परिणाम असेल. आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात जेव्हा मी राजकारणात आले तर त्यासाठी माझे पती राजेंद्र ठाकरे हे सुद्धा संघटनेमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करत होते. महानगरपालिकेची एक संघटना होती शिक्षकांची आणि त्याच्यामध्ये ते काम करायचे. हे सगळं पाहत असताना तो संस्कार रुजत गेला आणि मुळात असलेली आवड आणि मग मिळालेली राजकारणाची माननीय देवेंद्रजी, माननीय नितीनजी यांच्या आशीर्वादाने मिळालेली संधी, या अर्थाने माझा हा प्रवास सुरू झाला. ओके, धन्यवाद मॅम. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की आज महिला दिवस आहे आणि आज महिलाची सुरक्षा ही खूप मोठा प्रश्न झाला आहे. त्यासाठी तुम्ही काय करू इच्छिता? निश्चितपणे आज महिला दिवस आहे. मी आपणासहित सर्व माझ्या बहिणींना, माता भगिनींना शुभेच्छा देते आजच्या दिवशी. आपण जसं म्हटलं ते अगदी खरं आहे. एक काळ होता, एक पिरियड होता की ज्यावेळी आपण आव्हान करू शकत होतो की मुलींनी सातच्या आत घरात राहिलं पाहिजे, जे त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय साधा सोपा आणि सोपी उपाय होता. पण अलीकडचा म्हणजे बराच अलीकडचा काळ जो आहे तो असा आला आहे की आता सातच्या आत घरात असं आपण नाही म्हणू शकत. आपली संस्कृती आता पुढे कुठेतरी पाश्चात्तीकरणाकडे जात असताना आणि स्त्रियांची सगळ्या क्षेत्रामध्ये झेप सगळी प्रगती होत असताना आपण वेळेचं बंधन टाकू शकत नाही. हे जितकं खरं आहे तितकंच त्या अर्थाने शासन, मग ते केंद्राचं शासन असो, राज्याचं शासन असो, मला खरं म्हणजे यापूर्वीच्याही शासनांनी स्त्रियांच्या रक्षणासाठीचे अनेक पायंडे उचलले आहेत. पण अलीकडच्या काळामध्ये माननीय CM साहेबांनी खरं म्हणजे जे ॲप दिले आहे, टोल फ्री नंबर्स दिलेले आहे, दामिनी पथकाची निर्मिती आहे, पोक्सोसारख्या अनेक नवीन कायद्यांची निर्मिती आहे. म्हणजे तसा आता पोक्सो जुना झाला, पण ज्यावेळी झालं त्यावेळीपासून सांगते, कलमांमध्ये दुरुस्ती आहे. या सगळ्या गोष्टी सरकार आपल्या पद्धतीने करत असतं. महिला आयोगाकडे आपल्याला तक्रारी करता येतात, या सगळ्या गोष्टी होतात. पण तरी देखील रोजच्या जीवनामध्ये गृह खात्याकडून पोलिसांवरचा त्या गोष्टीचा वचक, त्यांनी त्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्याचं काम. आपण शहराचा जर विचार केला तर आता स्मार्ट सिटी कडे आपली भरपूर झालेली वाटचाल. मोदीजींनी आत्ता ज्या बसेस दिल्या आणि याच्यापूर्वी पिंक बसेस ज्या महानगरपालिकेने सुरू केल्या, त्या बसेसमध्ये महिलांच्यासाठी असणारी GPS ची व्यवस्था, या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासन तिन्ही स्तरावर, म्हणजे महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार, या तिन्ही स्तरावर प्रयत्न करते. मी निश्चित आपल्याला असं म्हणेन की सरकार हा आपल्या अधिकाराचा भाग आहे, ते निश्चित केलं पाहिजे, ते सरकार करतंय. पण त्यासोबतच आपलीही जबाबदारी आहे आणि आपल्या अधिकारासोबत आपण म्हणजे समजा मी आहे, स्त्री आहे, तुम्ही आहात, आपण सगळे असते. आम्ही ज्या घरात बहिणी असतील, ज्या घरात आई असतील, त्यांनी जर आपल्या घरात, मी असं म्हणेन की सातच्या आत मुलींना जसं घरात ठेवणं शक्य नाही आता, कारण सगळीकडे काम करायचं. पण जे आपले मुलं हे सातच्या नंतर बाहेर राहतात, आपला भाऊ, आपला मुलगा, ह्यांना देखील जर आपण हा संस्कार दिला, तो आपला मूळ संस्कार आहे. आपली हिंदू संस्कृती जी आहे त्यात स्त्रीच्या सन्मानाचा संस्कार हा जुना आहे आणि तो आता पुन्हानी अधिक जास्त राबवण्याची जी गरज आहे ती पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्या अर्थाने जर आपण आपलं कर्तव्य या नात्याने काम केलं तर ह्या दोन्ही बाजूचं जे बॅलन्स आहे ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे करता येईल, हे माझं आपल्याला आव्हानही आहे. मॅम, आता सध्या असं झालं आहे की नवीन क्षेत्रात तर मुली पुढे चालल्याच आहेत, पण बिझनेस आणि स्टार्टअप हे खूप मोठं प्रमाण वाढलेलं आहे. तर नागपूर शहरासाठी ते प्रोत्साहन कसं द्याल तुम्ही? अगदी अत्यंत खरं आहे की बिझनेस
कारण नोकऱ्या देण्याची एक मर्यादा निश्चितपणे आहे, पण बिझनेस असणाऱ्या गोष्टींमधूनही नोकऱ्या मिळतील आणि स्वतःचा बिझनेस असेल आणि स्टार्टअपही असेल. यासाठी शासन आपल्या स्तरावर प्रयत्न करते. आपल्याला माहिती आहे आता रेशीमबाग ग्राउंडवर उमेद सुरू आहे. महानगरपालिकेचा महिला उद्योजिका मेळावा हा आपण दरवर्षी घेतो. महानगरपालिकेमध्ये एक चांगल्या मॉलचं काम पूर्णत्वास जवळपास येतं आहे. माननीय नंदाताई जिचकार त्यावेळी होत्या. महिला उद्योजिकांच्या वेळी माननीय अर्चनाताई होत्या. भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून नवीन जे लोक आहे म्हणजे त्यातल्या त्यात सगळ्याच तरुणांना, पण विशेषतः महिलांच्यासाठीचं अधिक त्यांना कुठल्या प्रकारे मुद्रा लोन असेल अशा कुठल्या प्रकारे जर आपण सुरुवात करून देऊ शकत असू तर निश्चित ती सुरुवात करण्याचा अधिक चांगला उद्देश आणि अधिक ताकदीने भारतीय जनता पार्टीचं सरकार तिन्ही ठिकाणचं महिलांच्या मागे आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छिते, महानगरपालिकेमध्ये काम करत असताना आता बजेट येणार आहे महानगरपालिकेचं आणि त्या बजेटमध्ये सुद्धा आम्ही 25 ते 30 करोड रुपये आज घडीला महिला उद्योजिकांसाठी ज्या बचत गटाच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय उभारतील त्यांच्यासाठी आरक्षित करण्याचं असं ठरवलेलं आहे. खूप छान गोष्ट आहे मॅम, ही आमच्या सगळ्यांसाठी खूप चांगली गोष्ट आहे. सोशल मीडियाकडे मुलींचा कल जास्त वाढलेला आहे, रील्स बनवणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. तर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी काय करावं असं तुम्हाला असं वाटतं? सोशल मीडिया हा आजच्या जीवनाचा अतिशय अविभाज्य असा भाग आहे. फार उत्तम म्हणजे तसं जर पाहिलं तर साधन आहे. आपल्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी, आपलं यश, आपलं कर्तृत्व, आपला संघर्ष हे सर्व समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठीचं अतिशय उत्तम असं साधन या दृष्टीने सोशल मीडियाकडे पाहिलं पाहिजे. आणि त्याच गोष्टी ज्या चांगल्या आहेत, ज्या समाजाला पुन्हा विकसित करू शकतील, उन्नत करू शकतील, त्या सगळ्या गोष्टी समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर व्हावा एवढं ज्ञान निश्चितपणे आपल्याला असलं पाहिजे. आम्ही वेळोवेळी खरं म्हणजे आपण सगळे आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा महानगरपालिकेच्याही माध्यमातून किंवा शाळांमधून जे सगळे सायबरचे विषय आहे तर ह्या गोष्टी आम्ही याच्यासाठीचं रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग वगैरेचे विषय करत असतो. आणि हे करत असताना कुठलीही वाईट गोष्ट जिचा समाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशा प्रकारच्या रील्स, अशा प्रकारचे कुठले कमेंट्स ह्या गोष्टी मात्र जाणार नाही याची काळजी निश्चितपणे आपण घेतली पाहिजे. पण त्या पलीकडे जाऊन समजा सोशल मीडियामध्ये कुठल्या प्रकारचा अन्याय होत असेल तर त्यासाठी आत्ता गृह मंत्रालयाच्या मार्फत सायबर पोलीस आता मोठ्या प्रमाणात काम करायला लागला आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छिते की जेवढ्या प्रमाणामध्ये प्रत्यक्षात पोलीस स्टेशनला आपल्या तक्रारी असतात त्यापेक्षाही अधिक किंवा बरोबरीने सायबरच्याही तक्रारी आता यायला लागल्या आहे. आणि त्याही संदर्भाने पोलीसमध्ये देखील तशा प्रकारचं ट्रेनिंग देणं सुरू केलेलं आहे. सुरू म्हणजे झालेलं आहे, पण परत नव्याने रिफ्रेशिंग ट्रेनिंगसुद्धा सुरू आहे माझी आपल्या मार्फत. कारण आता हे सगळं दूरपर्यंत पोहोचणार आहे. हे देखील सोशल मीडियाच्या मार्फत आता आपलं पुढे जाणार आहे निश्चितच. त्याच्यामुळे यामार्फत माझी आपल्याला हीच विनंती आहे की सोशल मीडिया वापरत असताना केवळ चांगल्या गोष्टीसाठी, ज्ञानासाठी, विकासासाठी, संघर्ष आपला दाखवण्यासाठी, आपली उन्नत अवस्था दाखवण्यासाठी असा त्याचा वापर व्हावा. आणि विरुद्ध आणि वाईट अर्थाने कुठल्याही प्रकारे सोशल मीडियाचा वापर आपण स्वतः करू नये, इतरांना करू नये यासाठीचं आवाहन करावं. जे करत असतील त्यासाठी कायदा निश्चित काम करतात. थँक्यू मॅम. आणि महिला दिवस आज आहेच, पण युवा पिढी त्याच्यामध्ये मुलं पण येतात आणि मुली पण येतात. महिला दिवस तर आहेच, पण त्या दोघांनाही तुम्ही आज काय मार्गदर्शन द्याल? मी थोड्या वेळापूर्वीच बोलले, सर्व माझ्या नवीन म्हणजे सगळी जनरेशन नवी समोर बसली आहे. खूप शुभेच्छा तुम्हाला सर्वांना. माझ्या सगळ्या बहिणींना शुभेच्छा. ज्या म्हणजे मातृत्वाच्या एजमध्ये असतील त्या माझ्या सगळ्या आई वर्गातल्या सर्व महिलांना देखील नमस्कार. त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आपण जे म्हटलं ते खरं आहे की आज महिला दिवस आहे, तरुणींना शुभेच्छा. मग तरुणांचं काय? मी थोड्या वेळापूर्वी देखील बोलताना असं म्हटलं आहे की महिलांचा सन्मान, महिलांचा राखायचा, महिलांना सांभाळायचं हे अगदी अत्यंत खरं आहे. पण त्याचबरोबरीने पुरुषांनी देखील ते काम करायचं आहे. आणि आपण सुदैवी आहोत, आपल्या देशामध्ये किमान महिलांना मतदानासाठी लढावं लागलं नाही. महिलांना शिक्षित होण्यासाठी तो काळ संपला आहे ज्यावेळी सावित्रीबाईंनी अत्यंत मोठा आणि मोलाचा लढा दिला. पण आत्ता घडीला अनेक पुरुष आपल्या म्हणजे खरं तर पूर्वी देखील पुरुषांनी आपल्या इथे सगळे मोठे थोर समाजसुधारक, स्त्री शिक्षणासाठी पुरुषही झटले. पण आत्ता घडीला जर पाहिलं तर ती पायरी आपण ओलांडली आहे. आणि म्हणून आता सोबतीने जेव्हा आपण काम करतो, तरुणांचा आणि तरुणींचा जेव्हा आपण विषय मांडला आहे तर शिक्षणापुरताचा विषय सांगतो.
आपण म्हणजे उत्कृष्ट अवस्थेकडे एक विकासाच्या वाटचाल आपली केव्हाचीच सुरू झाली आहे. तरुणांनी फक्त हे समजून घ्यायचं आहे, आज तरुणाईकडे आपण केवळ विध्वंसक आहे की काय या दृष्टीने जे पाहतो ते न पाहता त्यांच्यातही खूप साऱ्या चांगल्या गोष्टी आहे आणि आपणही त्यांच्यावर तो संस्कार, समजा लहान असतील तर घरातून आईनी करायचा आहे, मोठा असेल तर बहिणीने सांगायचा आहे. त्याला सांगायचं आहे की मी जशी तुझी बहीण आहे ना, तसं तू बाहेर जात असताना इतर ज्या असतील त्याही तुझ्या बहिणी आहे, हे जर समजून सांगितलं आणि निश्चितपणे ते समजणार आहे आपल्याला. मला ती चिंता वाटत नाही. प्रमाण निश्चित आहे पण ते कमी आहे आणि खरं सांगू का, खरंच चांगल्या तरुणांचं प्रमाण समाजात आपल्या इथे आपल्या देशात चांगलं आहे. अनेकदा खूप सारे तरुण आपल्या बहिणींना सांभाळून घेण्याचं अधिक मोलाचं काम आपल्या इथे करतात आहे. त्यांना तेवढंच प्रोत्साहन देणं हे देखील अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप जर ती पडते आहे, ती जर पडली तर निश्चितपणे ते आपलं जे काम करतात आहे ते अधिक ताकदीने करतील. मला माझ्या मनात माझ्या देशातल्या तरुणांच्या विषयी फार विश्वास, फार आदर आणि फार जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे या गोष्टीची जाणीव. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. हा तुम्ही दिलेला विश्वास खरंच एक आम्हाला आत्मविश्वास आमचाच वाढवला आहे, माझा वाढवला आहे, निश्चितच आपल्या सगळ्या महिलांचा वाढवला असेलच. आणि आम्हाला खात्री आहे की तुम्ही ते जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडालच. आणि आम्ही सगळ्या महिलांच्या वतीने मी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देते. आणि जर आम्हाला काही अडचण आली तर निश्चितच आम्ही तुमच्याकडे येऊ आणि तुम्ही आमची मदत निश्चित कराल असं तुमच्या वतीने मीच सांगते आणि मला खात्री आहे की तुम्ही ते पूर्ण पार पाडाल. खूप खूप धन्यवाद मॅम. हेलो, नमस्ते एवरीवन. नमस्ते मैम, वेलकम टू शो. थैंक यू. हमारी अगली अतिथि है एक मजबूत, साहसी और प्रेरणादायी महिला अधिकारी जो हमारे नागपुर की शहर की कानून व्यवस्था और हम सभी महिलाओं की जिम्मेदारी का जिम्मा उन्होंने लिया है, ऐसा कह सकते हैं. IPS अधिकारी और DCP जोन 4 के रूप में वो महिलाएं की सुरक्षा और समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए निरंतर हमारे लिए ही काम कर रही है. तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच मैम, हमारी सुरक्षा का जिम्मा आपने लिया है. मैम रश्मिता राव जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इस सेवा में, आप देश की सेवा में आपने कैसे, आपको प्रेरणा मिली है इस फील्ड में आने के लिए. थैंक यू सुषमा जी. सबसे पहले मैं सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे का शुभेच्छा देना चाहूँगी. हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द विमेन वॉचिंग दिस. मेरा आंसर है आपका क्वेश्चन का कि मैं टू बिगिन विथ एन इंजीनियर थी. मैं IIT कानपुर से BTech की थी. उसके बाद मैं IIM से जनरल मैनेजमेंट का डिग्री भी किया. तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी एंड एज अ वर्किंग वूमन काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा. दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द लार्जर सोसाइटी. तब तक मेरा कोई ऐसा बचपन का सपना नहीं था कि मैं IAS IPS बनूँ. ऑफ कोर्स मैं अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट पेरेंट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके पब्लिक सर्विस से प्रेरित थी. बट एज एन इंडिविजुअल जब मैं सोसाइटी से इंटरेक्ट करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि एज अ फीमेल मेरा बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फीमेल होने के वजह से अराइज हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई वॉज बॉर्न अ फीमेल. तो जब वो अवेकनिंग हुआ उसके बाद मैंने एक और जॉब चेंज किया था. मार्केटिंग से फाइनेंस में शिफ्ट किया ताकि ज़्यादा इंटरेक्शंस ना हो. फाइनेंस वाले सिर्फ अपना डेटा एनालिसिस करते हैं ज़्यादा, लेकिन तब भी अपना लाइफ का जो एज अ वूमन प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो तो रुक ही नहीं रहे हैं. सो व्हेन आई हैड इनफ, जब मैंने सोचा कि मैं ही नहीं, मेरे बहनें, मेरे फीमेल मित्र, सबका यही प्रॉब्लम्स है, हम बस एक दूसरे के पास बैठ के रोते रहते हैं बट सॉल्यूशन तो किसी के पास नहीं है. सो टू फील क्लोजर टू द जस्टिस सिस्टम या फिर द लीगल सिस्टम, या टू फील क्लोजर टू बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तब मैंने एक सपना देखना शुरू किया दैट आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर फॉर विमेन सेफ्टी. सो दैट इज़ माय बिगेस्ट पैशन एट दैट टाइम एंड कंटिन्यूइंग. तो उसके लिए मैंने एम किया एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विथ हार्ड वर्क डिसिप्लिन भगवान ने वो सपना सच भी किया था.
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एवरी डे कि मुझे यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है और मैं जो भी बहनें मेरे सामने आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके उनका कोई ना कोई सोल्यूशन लेके देने के लिए मेरे पास पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अभी तक बरकरार है. For that I am very grateful and I look forward to keep doing good work, especially for women's safety and for the larger good of society even in the future. And I am really grateful to हमारे CP sir, Dr. Ravinder Singhal sir, कि मुझे एक बहुत टफ जोन ऑफ नागपुर सिटी जोन 4 का DCP बनाया so that I can prove to myself also that I am ready to face greater challenges in my policing career. ओके, नागपुर शहर की महिला सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. उसके लिए अपनी पुलिसकर्मी मतलब पुलिस सेवा क्या कर रही है, क्या प्रयास हो रहा है उनका? नागपुर सिटी पुलिस में हमारे CP सर डॉक्टर रविंदर सिंघल सर के लीडरशिप में बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी भी लाइव है. ऑपरेशन थंडर फॉर ड्रग अब्यूज़ अवेयरनेस एंड इट्स एन एंटी ड्रग वॉर जो अपने यूथ जो ड्रग्स के तरफ आकर्षित होता है. नागपुर में जो MD नाम का ड्रग का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया इनिशिएटिव. इसमें बहुत अच्छा कार्रवाई हुआ है इन द लास्ट 2 years बोथ टूवर्ड्स मेकिंग यूथ अवेयर कि ड्रग्स की तरफ एक बार गए तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा. इवन इफ इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एडिक्शन, उसका अवेयरनेस इज़ वन prong ऑफ दैट इनिशिएटिव. एंड द अदर prong इज पुलिस वाले हम मतलब ऑल पुलिस स्टेशन टीम्स एंड जो क्राइम ब्रांच है हमारा नागपुर सिटी पुलिस का, हम कंटिन्यूसली ड्रग सप्लायर्स, ड्रग पेडलर्स एंड ड्रग प्रोड्यूसर्स इनके पीछे इंटेल गैदर करके उनके जो ड्रग्स को स्प्रेड करने का जो डार्क बिजनेस है उसको काउंटर करने के लिए निरंतर काम करते हैं. तो इन द लास्ट 2 years इतने तो करोड़ों का ड्रग्स सीज किया है नागपुर सिटी पुलिस ने एंड मोर देन आई थिंक 600 कार्रवाई किया है अगेंस्ट ऑल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स. एंड अदर दैन ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन यू टर्न, क्योंकि नागपुर सिटी में ड्रंक एंड ड्राइविंग के वजह से बहुत सारे फेटल एक्सीडेंट्स हुआ है. सो ऑपरेशन यू टर्न जो DCP ट्रैफिक के हेड करते हैं दिस इनिशिएटिव अंडर गाइडेंस ऑफ CP सर, उससे ऐसे ड्रंकन केसेस ऑफ ड्राइविंग की वजह से जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं या तो ड्राइवर का खुद का होता है या जो रोड पे पेडेस्ट्रियंस है, 2-wheeler ड्राइवर्स एंड अदर व्हीकल ड्राइवर्स उनका होता है, या फिर काफ़ी टीनेज बच्चे जो स्कूल से आने जाने वाले ये भी उसके विक्टिम्स होते हैं. तो प्रिवेंट सच ग्रूसम किलिंग्स जस्ट बिकॉज गाड़ी चलाने वाला दारू पिया हुआ है, दैट इज़ रियली क्रूएल टू हैपन टू अ ह्यूमन बीइंग. तो वो काफ़ी हद तक कम किया है इन द लास्ट 1 year जब से ऑपरेशन यू टर्न लॉन्च हुआ है. एंड देन देयर इज़ ऑपरेशन शक्ति जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव है. उसमें भी पूरा सिटी का ऑल पुलिस स्टेशंस एंड क्राइम ब्रांच का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सोशल सर्विस ब्रांच ये निरंतर इंटेलिजेंस गैदर करते हैं कि कहाँ कहाँ अंडर एज गर्ल्स या फिर विमेन, चिल्ड्रेन ऑफ ऑल जेंडर्स ये इस ट्रैफिकिंग रिंग में फंसाया जाते हैं कि उनका बॉडीज़ को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करे. ऐसे कुछ माफिया ऑपरेट करती है इन ऑल पार्ट्स ऑफ सिटी, द स्टेट एंड द कंट्री. काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाते हैं. तो बहुत अंडरग्राउंड ऑपरेट करती है. रिपोर्टेड केसेस नहीं होते, कोई आगे आके नहीं रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है. वो काफ़ी ब्रेन वॉश्ड होते हैं. तो उनको रेस्क्यू करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये सब काम ऑपरेशन शक्ति के अंडर होता है. एंड इसके अलावा हम सभी DCPs जो नागपुर सिटी में हैं, अपने CP सर ने हम सभी को फ्री हैंड दिया है टू प्रोजेक्ट आवर ओन पर्सनैलिटीज इन टू इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स कम्युनिटी पुलिसिंग, टुवर्ड्स क्राइम कंट्रोल. सो यूजिंग दैट फ्रीडम एंड लिबर्टी मैंने भी अपना जोन में, जोन 4 में कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किया था फॉर
सेफ्टी ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो वल्नरेबल है, इसका एक वन इनिशिएटिव दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज अभी प्रीवियस दुर्गा नवरात्रि सेलिब्रेशंस में दुर्गा मार्शल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया फॉर विमेन सेफ्टी। इसमें हमने अपने विमेन कॉन्स्टेबल्स, जिनको हम जनरली डेस्क जॉब्स में ये करते हैं, डेलीगेट करते हैं, उनको हमने फील्ड पे उतरवाया, उनको खुद एम्पावर्ड रूप दिया है, उनको वॉकी टॉकीज दिया, मोपेड गाड़ी दिया विथ सायरन एंड लाठी हेलमेट सब पहन के वो गरबा ग्राउंड्स या जहाँ पे भी विमेन नवरात्रि के टाइम वो जो 10 दिन का पीरियड होता है सब सच धज के जाते हैं, लेकिन या तो घर आते वक्त कोई ना कोई उसको छेड़ने का बदमाशी करता है बिकॉज ऑफ रॉटन माइंडसेट। तो वो सब ना हो, या अगर कोई प्रयास भी किया उस पर तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लो, या कोई रिपोर्ट करने से आ रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेके उसको तुरंत चार्जशीट वगैरह करके इंस्टेंट जस्टिस ऑलमोस्ट देने का, ताकि गर्ल्स विमेन का कॉन्फिडेंस कम ना हो ये एक इंसिडेंट के वजह से। उस जो कैट कॉलिंग करता है, जो ईव टीजिंग करता है, उसको 2 थप्पड़ भी मारो तो उसको ट्रॉमा नहीं होता है, लेकिन जो उसकी विक्टिम होती है उसको लाइफ भर वो इंसिडेंट सताती है, उसका कॉन्फिडेंस डैमेज होता है। एंड बिकॉज आई एम अ वुमन, ये मेरा बचपन का सपना था ज़रूर। इवन बिफोर आई ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मेरा सपना था कि ऐसा क्यों नहीं होता है दुनिया में कि मैं जब बाहर निकलती हूँ खेलने के लिए तो कोई कैसा हिम्मत कर रहा है कि मेरा दिन खराब करने के लिए या मेरा ज़िंदगी खराब करने के लिए कोई दीदी क्यों नहीं आती है, जैसे दुर्गा के तरह प्रकट क्यों नहीं होती है मेरे रक्षा के लिए। सो आई suggested this idea to my CP sir and sir gave me the green flag, तो हमने वो लॉन्च किया for 10 days। It was a very successful initiative and उसके बाद मेरे जोन में मैंने सीनियर सिटीजन्स के सेफ्टी के लिए भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। नागपुर सिटी उसको रिटायरमेंट हब भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स इधर सेटल होते हैं, अकेले भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं। यस, सो लोनलीनेस combined with retirement funds, so they are soft targets for crime। तो हम उनको अगर सेव कर सकते हैं तो वो जो एरिया में रहते हैं वो पूरा एरिया भी सेफ होता है। एंड उनको पुलिस का परिवार का एहसास दिलाएंगे दैट वी आर योर फैमिली, क्योंकि उनके सारे बच्चे जनरली अब्रॉड रहते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं एंड दे आर मोस्टली लेफ्ट अलोन। फैमिली होते हुए भी दे आर नॉट फिजिकली क्लोज फॉर ड्यू टू मॉडर्न लाइफ का जो सर्कमस्टेंसेस है। सो उसके लिए हमने ऐसे मेरे जोन में 89 लोनली सीनियर सिटीजन्स जो मोस्टली वेल टू डू है या ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनको आइडेंटिफाई किया। उनके घर पे हमने QR कोड्स लगाया, जो हमारे एक बीट पेट्रोलिंग सिस्टम होता है जो हम ऐप पे ट्रैक करते हैं। तो ऑल पुलिस बीट कांस्टेबल्स जो है उनको हर दिन वो जहाँ जहाँ QR कोड लगा है वहाँ जाना पड़ता है। उनका वहाँ मतलब पेन यूनिफॉर्म वाला पुलिस वाला जो भी एरिया में रहता है, एटलीस्ट वहाँ पे आजू बाजू कोई क्राइम नहीं होता है, चोरी नहीं होता है, डकैती नहीं होता है। ये चीज़ तो आपके जोन में हुई है क्या? पूरे नागपुर शहर में इसका प्रयास चल रहा है फॉर सीनियर सिटीजन? या आई विल प्रपोज दैट टू CP सर कि पूरा नागपुर सिटी में भी ऐसा आइडेंटिफाई किया जाए इन अदर एरियाज ऑफ नागपुर सिटी। यस, देन डेफिनेटली होगा। हमारे इधर फिर हम ऐसे सीनियर सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करके हम वहाँ पे विज़िट किया इन द फर्स्ट राउंड। उन सीनियर सिटीजन्स का नंबर्स हमने लिया, हमारा नंबर उनको दिया एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर में कोई घुसेगा या फिर वो खुद बाथरूम में स्लिप होके गिरेंगे तो कॉल करके तुरंत आने वाले उनके पास कोई नहीं रहते हैं। तो हम उनका परिवार है ऐसे बोलने के लिए हम गए थे। तो लेकिन एक बहुत आई ओपनिंग चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस समय, जब मैं नई DCP बन के आई थी लास्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर था वो। तो जिस घर में मैं गई वो लोगों ने मुझे बोला, बेटी तुम इधर अकेली रहती हो क्या? कभी कभी आया करो जब भी मन किया। एंड आई रियलाइज नहीं,
मैं Loneliness उनको feel परिवार नहीं दे रही हूँ, दे आर माई परिवार। Actually. सो इन नागपुर सिटी इंस्टेंटली मैं नागपुरकर बन गए आफ्टर दैट डे, आफ्टर विजिट्स टू लोनली सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना लाइफ देख चुके हैं, दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन कंपनी, बट फ्रॉम पुलिसिंग पर्सपेक्टिव दे आर अनसेफ, सॉफ्ट टारगेट्स जो बोलते हैं। तो एंड आई डिड नॉट वांट इन माय टेन्योर कि ऐसा कोई सीनियर सिटीजन सिर्फ अकेले रहने की वजह से, सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से मेरे एरिया में एक क्राइम के विक्टिम हो। सो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं भी अपने सीनियर सिटीजन माँ बाप को कहीं तो छोड़ के ही आई हूँ इतना दूर काम करने के लिए। तो एज अ ट्रिब्यूट टू देम ऑल्सो कि कोई मेरे जैसा वहाँ पे भी इनिशिएटिव करे, सो आई वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल एंड अ मॉडल फॉर दैट। तो ऑफ कोर्स बाकी डीसीपीज को भी इफ दिस अपील्स टू देम एंड इफ सीपी सर सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू स्टार्ट इट, वो तो ऑल ओवर द सिटी होगा। अपने इस प्रोग्राम से सारे लोगों को पता चलेगा ही कि आप लोग इतना निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है और नाइट लाइफ ज़्यादा अभी उस तरफ झुकाव स्पेशली युवा वर्ग का हो चुका है। तो उन्होंने अपनी, जैसे आप तो उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने खुद की भी कैसी सेफ्टी के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। मॉडर्न लाइफ में जो एंड ऑल्सो इन अ सिटी, एक तो फिजिकली नाइट लाइफ, फ्रेंड्स, अनोनिमिटी, सोशल मीडिया जैसे कुछ ऐप्स है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सभी दे आर गुड ऑल्सो फॉर अ हेल्दी लाइफ, बट ऑल्सो दे आर वेरी डेंजरस। अगर आप अपना सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं रख रहे हो या आप उन ऐप्स को बहुत ब्लाइंडली लाइक अ चाइल्ड यूज़ कर रहे हो, सो फर्स्टली पेरेंट्स को अपना बच्चों का सेफ्टी मॉनिटरिंग करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट थिंकर्स। वो एज तक, चाहे पेरेंट्स के हिसाब से वो एज 18 हो सकता है, विच इज़ द लीगल एज दैट divides minors from majors, but I think according to me even till the age of 24, जब तक अपना prefrontal cortex develop नहीं होता है, I am speaking as a bioengineer, once upon a time I was also an engineering student in the field of biology, तो जब तक वो develop नहीं होता है, I think we fall victim to the dangers of these सोर्सेस ऑफ थ्रेट, कि अनोनिमस स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन जो हमको बहुत करीब के दोस्त लगते हैं, बट अल्टीमेटली जब हम अपना इंफॉर्मेशन, चाहे हमारा फोटोज, लोकेशंस, हमारे फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, हमारे OTPs, ये सब उनको ट्रस्ट करके शेयर करते हैं, मोस्ट ऑफन दैन नॉट हम एक्सप्लॉइट ही होते हैं। अनोनिमस स्ट्रेंजर्स ऑन इंटरनेट वो कभी भी आपका दोस्त नहीं है, और आप अगर सीक्रेटली इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप को इंफॉर्मेशन ना देते हुए कोई ऐप्स ऑपरेट कर रहे हैं, देन इट्स अपॉन द पेरेंट्स एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 18 कि फ़ोन पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस स्ट्रेंजर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने बच्चे को मॉनिटर करने का। अदर दैन दिस, साइबर क्राइम्स का विक्टिम तो हर एज ग्रुप के, हर लेवल ऑफ एजुकेशन पाने वाले, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आदमी, औरत, ऑल जेंडर्स आर इक्वली प्रोन टू साइबर क्राइम, मतलब और इक्वली विक्टिम, पोटेंशियल विक्टिम्स टू साइबर क्राइम। मेरे पास कितने तो भी रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, वो भी आते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फसानुक हुआ है, क्योंकि जिसको जिस तरह से ट्रैप करना है वो स्टडी करते बहुत बड़े हब्स, फेक कॉल सेंटर्स, पूरा ट्रैक कर के आ रहे हैं, ट्रैप करने वाले हब्स, वो पूरा स्टडी उस पर करते हैं, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बहुत बड़े माफिया रहते हैं। तो उनसे बचना, कितना भी आप पढ़ाई कर लो, कितना भी अवेयरनेस प्राप्त कर लो, फिर भी आपको फंसाने के तरीका वो ढूंढते हैं। सो एटलीस्ट जो बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हम अपने तरफ से रख सकते हैं, जो बेसिक लेवल्स ऑफ फिल्टर्स हम रख सकते हैं, जैसे अगर किसी ने
हमको बहुत ही कन्विंस किया कि आपका OTP फलाना बिल पे Share करो। करने के लिए है, बट 10,000 बार उसको फिल्टर करना है। अगर इन केस हम नहीं जज कर पा रहे हैं कि ये रियल है फेक है, आई सजेस्ट ऑलवेज गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, क्योंकि इंडिया में हर जगह पुलिस स्टेशन है। सिट विथ योर नियरेस्ट पुलिस। कभी भी मुझे भी अगर डाउट आएगा, मेरे पास भी फेक कॉल्स आते हैं ना, जैसे मैं एज IPS ऑफिसर यस अगर मैं बिजी हूँ, ज़्यादा सोच में रही हूँ, तो मैं भी कॉल उठा के कुछ इन्फॉर्मेशन देने के पोटेंशियल है, क्योंकि वी आर सो बिजी, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर जैसे मेरे रिसेंट टाइम्स में आई वॉज अर्लियर भंडारा पुलिस का पार्ट, भंडारा जिला जो बाजू में है, वहाँ पे मैं SDPO थी। तो आजकल मुझे भंडारा पुलिस करके कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि बट इट्स एन इंटरनेशनल नंबर। वो तो मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे पता चलता है, बट अगर मैंने थोड़ा टायर्ड, थोड़ा बिजी होके कभी किसी ने भंडारा पुलिस करके, मैडम आपका वहाँ पे ना पे स्लिप फंसा हुआ है, आपको OTP आएगा तभी पे स्लिप रिलीज होगा, ऐसे जो जिस चीज़ के लिए मैं वेट कर रही हूँ उसका कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा तो मैं ऐसे दे देती, एंड दैट्स ऑल। फिर मेरे अकाउंट से जितना कमाया है अभी तक सब गायब। तो ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है? ये तो होता रहता है ना, बट वो पार्ट ऑफ द ब्रेन हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कितना भी इनोसेंट कॉल दिख रहा है, 10,000 बार सोचना पड़ेगा क्या है, साइबर क्राइम तो नहीं है, ये फ़ोन कॉल उठाना है, ये उसको रेस्पॉन्ड करने से पहले हमको सोचना चाहिए ये मैसेज का मैं क्या रिप्लाई दूँ, OTP क्यों मांग रहा है। हो सकता है मेरे फादर के नाम पे ही कोई कॉल आए, क्योंकि आजकल ट्रू कॉलर एंड हमारा कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है तो वो कुछ दिखाता है। समटाइम्स वी व्हेन वी आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ज़्यादा अलर्ट नहीं है, हाँ मेरे फादर का है OTP मांग रहे हैं, चलो दे देती हूँ, होता है बिकॉज हमेशा हम नंबर नहीं देखते हैं ना, और आजकल कोई नंबर याद भी नहीं करते हैं। सेफ्टी है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, और पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि ये सब चीज़ें ना हो? आप लोग तो काम कर ही रहे हो, लेकिन पेरेंट्स की अभी क्या जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है? आई एम एज अ पेरेंट आई वुड से जो जेनजी के बच्चे हैं, सो मोस्टली मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू व्हेनेवर आई गेट द चांस टू। तो एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग टू पेरेंट अ चाइल्ड इन दिस सोसाइटी। ये जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बच्चे बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द मिलियू, बिकॉज ऑफ द पीयर ग्रुप, बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट थिंकर्स बन रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। अपने खुद का डिसीशंस लेने के काबिलियत रखते हैं, which is great, but at the same time parents have to ensure कि जो at a very basic level बच्चों में empathy, sympathy, patience, attention span ये सब गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स का टाइम हाँ। बहुत स्पेंड कम हो गया है Yes. बच्चों के साथ। उसके वजह से भी nobody has time for another, और टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं तो एम्पैथी कब सीखेंगे, सिंपैथी कब सीखेंगे, तो पेशेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि पेशेंस का फाउंडेशन ही है टाइम। आई थिंक पेरेंट्स हैव टू मे बी फोकस ऑन दैट, एंड स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन के पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट्स हेल्दी टू गिव फ्रीडम्स एंड लिबर्टी टू योर गर्ल चाइल्ड, कि उनको फ्री छोड़िए ज़रूर to make their own decisions, but always keep guiding them, be their friend, so that वो खुल के अपने problems आपके साथ शेयर करें। मॉडर्न सोसाइटी का बहुत मॉडर्न एंड वियर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं जो गर्ल्स को अकेले झेलना बहुत मुश्किल है, तो give them freedom, at the same time be free with them also as a friend, so that जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आजकल लड़कियों को पार्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन स्टॉकिंग होता है, ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, उनका मॉफ वीडियोस, डीप फेक फोटोज़, ये सब भेज के AI के वजह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। AI के वजह से, यस, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है,
she has never participated in any conversation with some strange man on the internet, फिर भी उसको टारगेट किया जाता है एंड उसको लगता है अगर मैं शेयर करूँ तो मुझे नाइट लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे मेरे पेरेंट्स, तो वो अंदर ही अंदर यू नो मे बी शी बिकम सुइसाइडल या ड्रग्स के तरफ जाएगी टू बैलेंस द जो डार्क ब्लैकमेलिंग साइड ऑफ हर लाइफ विथ, मतलब एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो ये सबका सोल्यूशन यही है कि पेरेंट्स हैव टू बी फ्री विद देयर चिल्ड्रन ताकि वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाए एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अपडेट देमसेल्व्स कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। वो तभी होगा अगर वो कंटिन्यूस डायलॉग में रहते हैं अपने बच्चों के साथ कि अपने फ्रेंड्स कैसे है, अपने पीयर ग्रुप में क्या हो रहा है, व्हाट आर द करेंट ट्रेंड्स। Of course, children have to enjoy all of that for a healthy childhood. Suffering the dangers of it, वो तभी होगा जब parents become the best friends of the children, क्योंकि उससे ज़्यादा safe space और कोई नहीं है outside of home. And at the same time, social media, it's not good for पढ़ाई करने वाले बच्चे, I would say, that's my opinion, because social media मेरे टाइम पे भी था, not as widely penetrated into डेली लाइफ, बट अंडर 16 का वैसे भी हम लोग बैन करने का कोशिश चल रहा है। हाँ या आई थिंक चिल्ड्रन हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऐसे इन फिजिकल स्पेसेस ऑफ द वर्ल्ड, प्ले ग्राउंड्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, नॉट ऑनलाइन। एंड वो तो है, बट इवन अदरवाइज अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करने वाले बच्चे जो सक्सेसफुल होते हैं वो सोशल मीडिया मिनिमाइज किया ही होगा, सोशल मीडिया यूज़, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद व्हेन यू मैच्योर यू विल नो हाउ टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट दोज डेंजर्स। तो पेरेंट्स का एडवाइस यही है कि जो आपके लाइफ बहुत बिजी होगा, बट डू फोकस ऑन कीपिंग योर चिल्ड्रन सेफ। एंड अनदर थिंग, आजकल मॉडर्न सोसाइटी में अपने पास टाइम नहीं होने की वजह से हम कभी कभी अपने बच्चों को बाजू के घर में किसी अननोन, मतलब ही मे बी योर नेबर बट फिर भी ही इज़ अननोन, देयर इज़ ऑलवेज अ पोटेंशियल क्राइम वेटिंग नेक्स्ट डोर टू हैपन टू योर चाइल्ड। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बोलेंगे कि हमने तो अपने 3 साल के बच्चे को 15 साल के जो भैया बोलता है उसके पास ही छोड़ा है, बट दैट 15 साल का बच्चा ओनली टर्न्स आउट टू बी अ क्रिमिनल। सफर कर, वो भी अंडर एज है, वो भी कहीं से इनोसेंट ही है अपने लाइफ में इन सम पर्सपेक्टिव, बट मॉडर्न सोसाइटी हैज़ करप्टेड माइंड्स ऑफ इवन यंग बॉयज़। तो वो कुछ ना कुछ ड्यू टू दैट इग्नोरेंस क्राइम करके बैठते हैं। एंड ये हमको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है। 15-year-old बॉय असॉल्टिंग 3-year-old बॉय, 12-year-old बॉय असॉल्टिंग 3, 4, 5-year-old गर्ल्स एंड बॉयज़, क्योंकि उनको कोई पान ठेले के भैया ने कुछ वीडियो दिखाया और बोला तुम भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस है। तो डोंट ईजिली ट्रस्ट जो भी आजू बाजू के लोगों को टू प्लेस योर चाइल्ड इन देयर कस्टडी विदाउट योर सुपरविजन। लेकिन ये सारे इंसिडेंट की वजह से क्या हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना भूल गए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं वही बोल रही हूँ कि डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट, क्योंकि हम अपना खुद के फ़ोन को जब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे एंड जो फ़ोन से जाता है ना वो सिर्फ पैसा जाता है जो कमाया जा सकता है। तो आप आपके बच्चे के लाइफ किसी दूसरे के हाथ में कैसे रख के ट्रस्ट कर सकते हो जो कभी वापस नहीं आएगा। उसका जान नहीं गया तो भी उसका जब सेल्फ एस्टीम चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, आप कितना भी पैसे दे दो वो रिस्टोर नहीं होता है कम्प्लीटली। पुलिस सेवा में एक महिला के रूप में नेतृत्व कर रही हो आप, किस किस चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? कोई एक आधा इंसिडेंट आपको याद है? इंसिडेंट्स इतने अनगिनत है जो लेकिन एक गहराई से याद रहे, ऐसा कोई कुछ? बहुत सारे हैं, बट इंसिडेंट पे के अंदर घुसने से अच्छा मैं जनरली बताना चाहूँगी जो भी चैलेंजेस विमेंस डे पे याद दिलाया जाता है थ्रू सच फोरम्स वो सब सच है और वो हमको ओनली विमेंस डे के प्लेटफॉर्म पे वॉइस आउट करने को मिलता है, बट अदर 364 डेज ऑफ द ईयर
वो हमको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बट ईयर ऑन ईयर उसका सॉल्यूशन कभी मिल नहीं पाता है, बट वी अडैप्ट, वी फाइंड आवर ओन सॉल्यूशंस। एंड जैसे जैसे हमने अडाप्ट किया है उन चीज़ों का, चाहे वो कैजुअल सेक्सिज्म हो जो घर पे भी मिलता है, बाहर भी मिलता है वर्क प्लेस में, और घर से वर्क प्लेस से घर जाते वक्त बीच में जो रास्ता होता है वहाँ पे भी मिलता है दैट। फिर वर्क प्लेस के जो चैलेंजेस है, ग्लास सीलिंग, आई विल से दैट जनरली इन एनी सेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिसिंग, जनरली इन एनी सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, मैन को प्रमोट करने से पहले पोटेंशियल देखा जाता है, वुमन को प्रमोट करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है। तो वी आर वर्किंग डबली हार्ड, मैन का पोटेंशियल इज इनफ टू गेट प्रमोटेड टू द सेम पोजिशन वेयर अ वुमन हैज टू प्रूव हरसेल्फ। तो क्या ये इस क्षेत्र में भी है? डेफिनेटली है, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द क्षेत्र, इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम एक्चुअली जो हर क्षेत्र में अभी भी रेलेवेंट है। द सिस्टम ऑफ वन में कॉल इट पेट्रियार्की, वो तो है, तो दैट्स अ चैलेंज जो हर फील्ड में है। एक्ट्रेसेस भी चलती है, बड़े बड़े काम करने के बाद भी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेसेस हर बार ही बोलते हैं अपने अवार्ड स्पीचेस में, एंड पुलिस ऑफिसर्स में भी होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है जहाँ पे मैं प्रीवियसली काम कर चुकी थी, एंड ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। घर में तो बिल्कुल भी होता है वेयर विमेन इज रेलिगेटेड टू सेकेंड क्लास सिटीजन का पोजिशन। इट्स समथिंग दैट इट्स अ साइकिल, मतलब वो ब्रेक करने के लिए बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशंस ऑलरेडी कर चुके हैं दुनिया में, विच इज़ वाई वी हैव इंटरनेशनल विमेंस डे जहाँ पे विमेंस राइट्स के बातें किया जाता है। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन अंटिल द अर्ली 1900s। नहीं था सम फोरम टू टॉक अबाउट विमेंस इश्यूज। सो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दोज चेंजेस थ्रू आउट माई लाइफ टाइम, एंड जहाँ जहाँ उसका पार्ट मैं बन सकती हूँ वहाँ मैं तो बिल्कुल बनूंगी, वेयर आई विल प्रोएक्टिवली fight for my rights which are all women's rights। जो लड़कियां पुलिस क्षेत्र में आना चाह रही है उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, उनको कैसे इंस्पायर करोगे? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जो पुलिस फील्ड में फीमेल्स, महिलाएं, गर्ल्स आना चाहते हैं, सिंपली मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी आप अपने आप को सेल्फ लिमिट मत करना, मैं यही बोलूँगी कि कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि मेरी हाइट कम है, मेरे पास मसल्स नहीं है, मैं काली सी हूँ, छोटी सी हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, ये सारी चीजें फेस मेरे करनी पास पड़ी आपको? कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, फेस नहीं करना पड़ता, मतलब मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को इन कारणों के वजह से ट्राई Demoralize करने मत से करो, हाँ। लिमिट नहीं करना है। आप वो सोचो, लेकिन डोंट मेक देम योर लिमिटेशंस। हाँ, मेरा हाइट एवरेज से छोटा, आई एक्सेप्ट, बट व्हाई कांट आई बिकम अ पुलिस ऑफिसर? क्योंकि मेरा दिल कहता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। I want girls to develop that attitude कि मैं जैसे भी हूँ, if I want it, I'll get it। अपने ऊपर विश्वास रखना है। किसने रूल रखा है? चैलेंज दोज रूल्स। किसने बोला है कि अजय देवगन जैसा दिखना है तभी सिंघम बनेगा? हाँ, that's what I'm saying। रानी मुखर्जी भी सिंघम बना के दिखाई दूसरे मूवी में, सो आई विल टेक हर एग्जांपल। मर्दानी 2। यस, मर्दानी 2, अभी मर्दानी 3 आए। सो अगर रानी मुखर्जी की मूवी नहीं बनी तो आई विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर ताकि मेरे ऊपर मूवी बनाए। सो दैट एटीट्यूड इज नीडेड। मैं मुझसे लीजिए, अगर आपको अंदर से नहीं आ रहा है तो लुक एट मी एंड टेक माई एग्जाम्पल। दैट इज माई लाइफ मिशन ऑल्सो कि मैं ऐसे चीज़ें करके दिखाऊंगी जो अभी तक मैं करते आई हूँ, विद दिस बॉडी, विद दिस फेस, विद दिस हाइट, विद दिस वेट। अगर मैं कर रही हूँ तो सभी कर सकते हैं। What is the big limitation? ये फील्ड ऐसा है कि बहुत सारी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक दौर होता है कि थोड़ा सा हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपके फील्ड वाले लोग क्या अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं या अपने आप को कैसे समझाते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, यस। मेरे फील्ड वाले लोगों का मुझे मालूम नहीं है, मैं अपना बता सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पर्सनल इंटीमेट थिंग। Actually. सब अपना अपना सीक्रेट्स जो भी है इन द वे लेकिन ऑफ पुलिस कोपिंग अप। एज अ गर्ल, एज अ वुमन, यस,
वो बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें संभालना, घर एंड ये सारे चीज़। तो मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे पास ये तो बहुत ही विस्तार टॉपिक है बात करने के लिए, बिकॉज इतने सालों का सर्विस में एज अ पुलिस ऑफिसर एंड इवन एज अ वर्किंग वूमन अर्लियर एंड एज अ गर्ल, मतलब जन्म से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे लाइफ हैक्स डेवलप किया अराउंड दिस वन क्वेश्चन ऑफ इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म्स, ताकि मैं आगे ही बढ़ूँ, कभी पीछे मुड़ के ना चली जाऊँ, बिकॉज सोसाइटी ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। सो उसके लिए सबसे पहले एवरी डे इन द मॉर्निंग अपने आप को बोलना पड़ता है कि आई एम नॉट जस्ट इनफ, आई एम मोर देन इनफ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं, स्पेशली इन दिस फील्ड, क्योंकि मैं मेरे लिए हूँ। कोई कभी हेल्प आता है, नहीं आता है, कोई कंधा कभी देगा, नहीं देगा, एंड बहुत जल्दी हमको अपना इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहना पड़ता है। सो रोने के लिए, रोना धोना या फिर कमरे में बंद होके हील करने के लिए, ये सब के लिए समय नहीं मिलता है। अगर मैं उसके लिए समय लूँ तो मेरा डीसीपी का कुर्सी कोई और लेके चला जाएगा। It's That's true. the reality. So if I want to be the best at my job, तो I was forced to develop certain coping mechanisms. तो ये self discipline के वजह से आता है, एंड उसके लिए हमको एक हादसे की या एक इमोशनल ट्रिगर की कभी वेट नहीं करना जरूरत चाहिए, नहीं है, हाँ। हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। वो कैसे होता है, वेरी सिंपली मैं बताना चाहूँगी। एक तो अपने आप को इतना डेली बेसिस पे इंडिपेंडेंट करना चाहिए, इमोशनली, सोशली एंड फाइनेंशियली, कि इसके डिटेल्स तो मैं कोई पर्सनली आके पूछेंगे कि क्या प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, मैं तो ज़रूर शेयर करूँगी, बट एट अ वेरी जनरल लेवल ऑफ डिस्कशन डिस्कोर्स, इमोशनली, सोशली एंड फाइनेंशियली अपने आप को हर दिन इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि कोई भी सेकंड कभी भी आपको कोई विक्टिम बनाने की कोशिश करे या बन गए हैं थ्रू वॉट एवर क्राइम, असॉल्ट या सम पर्सनल अटैक्स जो अपने दुश्मन की तरफ से, राइवल्स के तरफ से आते हैं, क्योंकि आप जितने आगे बढ़ेंगे लाइफ में उतने दुश्मन बढ़ेंगे, राइवल्स बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ता है। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल हैव इमोशनल रिसोर्सेस अंदर से, सोशल रिसोर्सेस वो भी अंदर से, अपना क्लोज इनर सर्कल से, या तो एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। ये तीनों आपको वो सिचुएशन से ऐसे बाहर निकालेंगे। आप जब उस सिचुएशन का एंटिसिपेशन करते हुए ये बिल्ड करते हैं ना, आप साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको छोटे मोटे इश्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे स्लाइड अवे। कोई कुछ पर्सनल अटैक किया, कोई छोटा मोटा इमोशनल एक्सीडेंट हो गया, कोई या फिर कंपटीशन के वजह से कोई बैक स्टैबिंग हो गया, यू विल इजीली कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आपका डेली प्रैक्टिस है जो आप कर रहे हैं फॉर द मेजर बिग इंसिडेंट। उसका पार्ट ही है कि ऑल वीमेन शुड वर्क ऑन देयर रिटायरमेंट फंड। जब से वो कमाना शुरू करते हैं, दे शुड ऑल्सो प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट फंड, कि आखिरकार अज्यूम दैट यू विल बी ऑन योर ओन। चाहे अभी आपके पास एक पति, 4 बच्चे, माँ बाप, सास ससुराल होंगे, बट ऑलवेज अज्यूम कि एट द एंड ऑफ द जर्नी व्हाट इफ आई एम अलोन एंड व्हाट विल बी माई पोजिशन। तो उसके लिए आई थिंक फ्रॉम डे वन वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट्स मॉडर्न सोसाइटी। कभी भी किसी का भी लॉस हो सकता है, इज़र प्लान्ड और अनप्लान्ड, बट यू शुडंट लूज योर सेल्फ एंड यू शुड प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस। ये एक है। एंड दूसरा है वन रूल फॉर द सेल्फ। हम क्या है जो हम अपने लिए रूल्स बनाते हैं, वही हम हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, सिंसियरिटी, उस रूल्स के हिसाब से हम अपना लाइफ डिज़ाइन करके आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वर्ड टू डिस्क्राइब इट। तो उसमें मेरा एक रूल है कि चाहे कितना भी बड़ा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट आ जाए जो आपको अपने इमोशंस में होपलेस एंड हेल्पलेस फील कराए, आई गिव दैट इंसिडेंट नॉट मोर दैन 12 आवर्स। जितना भी रोना है, जितना भी आंसू बहाना है, आज 6 बजे
शाम को कुछ ऐसा कुछ पता चला, जिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, देयर सम इमोशनल इंसिडेंट्स हैपन जिसके वजह से आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, बट यू शुड ऑल्सो गेट रेडी फॉर वर्क मैक्सिमम 12 आवर्स। तो आज 6 बजे शाम को कुछ पता चले, अगले दिन सुबह 6 बजे तक, बस उसके बाद उसका टाइम खत्म हो गया, मूव ऑन। दूसरा दिन आ गया, फिर से शुरू दूसरा करो। दिन आ गया, यू शुड शो अप, ऑलवेज शो अप, अंदर रोल हो लेकिन शो अप टू वर्क, शो अप टू योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वरना आपका उसी में आप रहोगे और आगे नहीं बढ़ यस पाओगे। यस, आपका रोल कोई और लेके चला जाएगा। वही है। हाँ, यू वोंट हैव योर स्पेस इन वर्क स्फीयर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज़ फॉर विमेन, एंड दिस इज़ पर्सनली माई लाइफ हैक। ओके, जैसे आपने बोला कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, तो हायर स्टडीज़ के लिए जैसे बाकी शहरों में जाते हैं तो अपने, क्योंकि आप नागपुर में हो इसलिए पूछ रही हूँ कि नागपुर में भी बहुत सारे आजू बाजू के या दूसरे शहर के लड़कियाँ यहाँ आती हैं जॉब करने के लिए, वॉट एवर इट इज़ की पढ़ाई के लिए, तो उनको भी क्या सजेस्ट करेंगे खुद की सेफ्टी के लिए, और उनके पेरेंट्स को भी क्या सजेस्ट करेंगे कि वो, ताकि वो भी निश्चित होकर अपने बच्चों को भेजें और वो निश्चिंत रहें। मैं भी एट अ वेरी यंग एज अपना घर छोड़ के बाहर गई थी पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए। सो इट्स बीन 20 ईयर्स नाउ कि मैं अपने घर से दूर रही। जो मैंने सीखा है थ्रू डूस एंड डोंट्स, एंड जो मैं और मेरे पेरेंट्स ने जैसे मैनेज किया वही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इसलिए इवन स्टेइंग अवे फ्रॉम माय होम सक्सेसफुली सर्वाइव किया। That's because firstly always keep in touch with your parents, constantly in touch, which I do अभी भी even to this day, क्योंकि आज जो हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेंजर आता है, बेसिक एग्जाम्पल, कल को वो दुश्मन बन सकता है, बट फ्रॉम डे वन योर पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। आज वो दोस्त बन के आया होगा या होगी, बट सारे डिटेल्स पता रहने सारे चाहिए। डिटेल्स पे, क्योंकि जब बहुत पानी सर के ऊपर से जाएगा तब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, एंड तब डैमेज रिपेयर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रॉम डे वन, एंड पेरेंट्स ऑल्सो शुड गिव दैट स्पेस कि वो फ़ोन करके उनको डिटेल्स बताए, मतलब उनका फ्रीडम भी कर्टेल नहीं करना चाहिए कि तू अभी वापस घर आ जा, ये सब नहीं चलेगा। नो, लेट देम बी फ्री, उनके एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो दिखाएंगे ना, लेट देम मेक फ्रेंड्स, लेकिन अवेयर करते रहता है। हाँ, बार बार। बी इन कॉन्वर्जेशन और अपना गाइडेंस देते रहना कि हाँ वहाँ मत जाना, यहाँ यहाँ जाना, ये टाइम पे मत जाना, बिकॉज दैट सिटी इज अनसेफ एट दैट टाइम। ऐसे, और कैब लेते वक्त शेयर द कैब नंबर विथ योर पेरेंट्स। वैसे let your children be free to take cabs, but also let them share। एक्चुअली हाँ। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि वो सब जानते हैं, लेकिन एज अ IPS ऑफिसर शायद आप जो बोले वो ज़्यादा इम्प्रेस करेगा लोगों को। हाँ। वो ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए ये सवाल था उनके लिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता पाते हैं कि दूसरे सिटी में हम रात को किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे या night कैब में जा रहे parties हैं, and all नाइट that। पार्टीज, ऑफिस पार्टीज में जा रहे हैं, क्योंकि वो तो मना करेंगे, तो वो कैब नंबर कभी शेयर नहीं कर पाते हैं। वो किसी और पेरेंट्स के डर से। फ्रेंड से शेयर करते हैं, जो खुद ही एक क्रिमिनल निकलेगा बाद में, या फिर सम मिसहैप लाइक दैट हैपेंस। तो फिर पुलिस स्टेशन में जब आते हैं हमको समझ में आता है कि गैप इन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट Parents एंड and चाइल्ड, child। वो एक सेफ्टी मेजर है। एंड दूसरा है खुद का सेफ्टी रखना, मतलब वन, आई ऑलवेज इसलिए इंसिस्ट कि इफ़ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, ऑलवेज नो व्हाट योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज। छोटा सा छोटा इंसिडेंट भी अपने पास मत रखना प्लीज़, पास में पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट करना। एंड या फिर आपका लोकल फ्रेंडली DCP कोई होगी, उसको आके पूछना, उसको बताना। आई एम ऑलवेज देयर टू लिसन टू सच प्रॉब्लम्स। छोटा भी प्रॉब्लम है, मतलब निप इट इन द बड कि ऐसा ऐसा कोई मैंने फ्रेंडशिप किया, नाउ दैट पर्सन इज डिमांडिंग मनी, सेइंग तुम्हारा ये फोटो मैं लीक कर दूंगा, सो व्हाट डू आई डू। और बॉयज़ की भी जिम्मेदारी बनती है ये सारी चीज़ें ना करें। या दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन, उनको Okay। क्या सिखाया जाए क्या नहीं। Since it's Women's Day and I as a woman only can talk about my perspective as a girl child, working woman, police officer. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you सुषमा। आपसे पहला सवाल है कि आप इस क्षेत्र में कैसे आई और आपको कौन प्रेरणा दिया है? जी, मैं डॉक्टर शारदा नायडू। इसके पहले मैं शारदा बत्तुलवार
और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी स्पोर्ट्स वाली। मेरा स्पोर्ट्स का जो जर्नी है वो 45 इयर्स का है। सबसे पहले मैं बहुत ही छोटी बचपन में, जब मुझे समझता भी नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या है, तो रेलवे का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल अजनी में है, वहाँ शायद मैं फर्स्ट या नर्सरी में, और ऐसे ही कुछ रेस वगैरह हुई, मुझे पता नहीं, मैं 2.5 साल की थी। और उसके बाद मुझे गिफ्ट मिला वाटर बॉटल एंड स्किपिंग रोप, और वो सब शाम को जब मुझे साइकिल से पापा लेने आए और फिर मैंने उनको ऐसे दिया और ऐसे सब गले में डाल के घर आई। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे कुछ करने से हमको ऐसे प्राइजेस मिलते हैं। और फिर 3 इयर्स 4 इयर्स मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे स्पोर्ट्स कहाँ से आया था। और फिर ऐसे ही स्कूल में धीरे धीरे कुछ पार्टिसिपेट करना शुरू था। और जब कुछ अपने बहुत सालों पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको, 80s की बात बता रही हूँ, कहीं पर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गणपति, नवरात्र, ऐसे समय छोटा छोटा स्पोर्ट्स होता था। तो मैं बिना बताए घर से यहाँ से चले जाती थी और मम्मी मुझे ढूंढते रहती थी कि बेटी है कहाँ। इधर उधर पूछने के बाद उनको कोई बताता था कि आंटी वो जहाँ 15 अगस्त का वो शुरू है ना स्पोर्ट्स, वहाँ मिलेगी आपको। तो ऐसे शुरू करते करते मैं सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ी हूँ 10 तक। एक बार 7th क्लास में 1982 में मुझे ऐसे सर्कुलेट हुआ कि फुटबॉल कौन लड़की को खेलना है। 5th से लेके 10th तक किसी ने अपना नाम नहीं दिया और मुझे नहीं पता था फुटबॉल खेलना क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि खेलना है। तो मैंने हाथ ऊपर किया। तो सबसे पहले जो हमारे अल्बर्ट सर थे उन्होंने देखा, पता है लड़कों वाला गेम है, फुटबॉल खेलना है। तो मैंने कहा हाँ सर, मुझे सिर्फ खेलना है। तो मुझे देखकर फिर 1 2 3 4 ऐसे लोग शुरू किए कि चलो हमारा भी नाम भेजना है। हमको यशवंत स्टेडियम में आना था। उसके बाद वहाँ पर वुमेंस फुटबॉल के लिए शुरू हुआ था और वुमेंस फुटबॉल जो है वो 1975 से शुरू हुआ है। फिर भी किसी को पता नहीं था कि फुटबॉल क्या होता है, और फुटबॉल और लड़की सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यही होता था। लेकिन मैंने अपना नाम दिया, मेरे साथ में कुछ लोग और गए और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरा हाइट बहुत अच्छा था तो मुझे गोलकीपर के लिए रखा गया। तो 7th क्लास में 12 इयर्स थी मैं, और उस समय मेरा सब जूनियर नेशनल पहला हुआ है, मैं सेलेक्ट हो गई। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है तो मैं आज तक खेल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत इंस्पायरिंग है ऐसा मैम। आज के जनरेशन के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है और वो मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो शारीरिक शिक्षा इसमें कैसे मदद करेगा? हाँ, फिज़िकल एजुकेशन जो है, पहले तो मैं आपको सबको बता दूं कि फ़िज़िकल एजुकेशन सभी को लगता था कि एक पीटी टीचर है और वो डिसिप्लिन डंडा मास्टर, मतलब उनको यही करना है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हुए हैं। आज फिज़िकल एजुकेशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। आप इसमें किसी भी फील्ड में जाइए, स्पोर्ट्स तो है ही साथ में, बट जो फिज़िकल एजुकेशन का जो कोर्स है वो 56 उसमें सब्जेक्ट है और साइंस से रिलेटेड है। उधर आप कॉमर्स में जितने सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड है, इंजीनियरिंग आप करने जाओ उससे रिलेटेड है, डॉक्टर में अगर आप, सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी की हुई है फिज़िकल एजुकेशन में। तो यहाँ सबसे पहले ऐसा है कि आज भी, मैं तो इतने साल से इस फील्ड में हूँ, बट मैं देख रही हूँ आज भी लड़कियाँ की हिम्मत नहीं होती है कि वो स्पोर्ट्स में जाए और ये कुछ करे। हालांकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सारे आप रिजल्ट देख रहे हो। भारत में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स में लड़कियों ने ही मेडल्स लाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी जिस जनसंख्या का देश हमारा है वहाँ उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन में आते हैं तो डर है, जैसे आप बोले आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, उसके साथ आपका डिसिप्लिन, साथ में टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि हम महिलाएं अगर कुछ करना चाहे, कुछ किसी भी फील्ड में आप जाओ,
अगर आपको कुछ भी करना है तो घर परिवार देखते हुए करना है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर घर परिवार देखते हुए सारी चीज़ें हमको स्पोर्ट्स ही सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना। और जब हम, जैसे आज महिला दिवस है, आप सबको पता है कि अगर महिला का आज जो सम्मान हो रहा है, आज पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड शुरू हुआ है और इसमें आपको पता है कि अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, अगर वो शिक्षित रहेगी तो पूरा परिवार शिक्षित रहता है। अगर अगर स्पोर्ट्स में जाती है और सारी चीज़ें करती है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है या उसे जो करने की इच्छा वो अपने घर में उसी तरीके से ट्रीट करेगी तो सारे मतलब जितना भी परिवार है वो कन्विंस कर लेती है, जैसा हमने किया। मैं सच बताऊँ कि जो मेरा ससुराल है वो भी मतलब हमारी बहू छत्रपति अवार्ड है, हमारी बहू ये करती है, हमारी बहू प्रिंसिपल है, तो वो भी प्राउड फील करते हैं। हमारे मम्मी पापा के साथ में हमारे ससुराल वाले ऐसे प्राउड फील करें। इसलिए अगर हर एक लड़की जिसी भी फील्ड में रहे, अगर वो स्पोर्ट्स में आती है, उसका अपने आप ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, आज की लड़कियां खेल और करियर चुनने में थोड़ा हिचकिचाहट करती हैं। हाँ। तो उनके सामने कौन सी चुनौतियां ऐसे आती है कि जिससे क्या करना चाहिए जिससे वो ये सब चुनौतियों से दूर रहे? सबसे पहले तो जो लड़कियां हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सुंदरता मतलब हमको सुंदर दिखना है ना। तो एक उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम फील्ड में जाएंगे तो हमारी ब्यूटी पर असर होगा, ठीक है। दूसरा, अपने आप को पहले ही ठान लेते कि कमज़ोर है तो दौड़ेंगे, गिर जाएंगे, लगेगा, चोट लगेगी, फेस में कुछ हो जाए, कुछ खराब हो जाएगा। और एक मेन बात है जो हम सभी जानते हैं कि सभी को ऐसा लगता है कि शादी होना है, उसके बाद अगर हमें बेबीज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट होते समय, तो ऐसा गलत धारणाएं कुछ दी गई है जिससे ऐसा है कि हो सकता है इनको बेबी नहीं हो, अगर खेलने से ये ऐसे हो जा रहे हैं, स्ट्रांग हो जाता है। ये बहुत ही गलत धारणा है और आज फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे ओलंपिक लेवल तक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने खेला भी है, शादी भी किया है, उनके बेबीज भी है। एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी स्पोर्ट्स में है, इंडिया टीम में है, राइफल शूटिंग करती है और आज वो दिल्ली में है। और आज एक बहुत ही बड़े फंक्शन में जहाँ राष्ट्रपति जी है वहाँ मेरी बेटी को भी इनवाइट किया गया है। क्या बात है, वेरी कांग्रेचुलेट टू हर। हाँ, तो उसी में 10 मीटर एयर राइफल का लेटेस्ट में अभी ये हुआ है एशियन चैम्पियनशिप, उसमें मेघना फ्रॉम कर्नाटका, वो लड़की बच्ची हमारी 8 मंथ से प्रेग्नेंट है और उसने खेला भी है और जीता भी है। क्या बात है। तो ऐसे कई उदाहरण, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर लड़कियां आगे आके मिले, इस पर हम डिस्कशन करें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो जो आंकड़ा हम ऐसे उंगलियों में गिन रहे हैं ना, वो शायद अनगिनत हो जाएंगे। और तो इस बात के सोचने की जरूरत सभी को है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, आजकल की जो जनरेशन है, जो बिल्कुल जो 13-14 जेन जी, प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ नशा है ना। जो लड़कियां नशा करेगी उनके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। एक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन कैसे उनको सिर्फ एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो अभी शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। नहीं तो जेंजीज आर वेरी स्मार्ट और वो समझदार है, सारी चीज़ें समझते हैं। तो बस उनको थोड़ी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उस चीज़ से दूर रहे तो ये जो प्रॉब्लम इधर सोच रहे, इधर प्रॉब्लम नहीं है, इधर तो और स्ट्रांग होंगे आप सारे चीज़ों को फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। बट अगर ये इस चीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर नशे वाली चीज़ें हैं, कई लड़कियाँ उसको फैशन समझती है, वो बंद कर दे तो अपनी सेहत को तो असर होगा ही नहीं ना। असर तो वहाँ होगा जहाँ पर नशा होता है। यहाँ पर तो आप लोग बिल्कुल फुल्ली फिट से आ सकते हो और कर सकते हो। तो मेरी तो सारी न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि वो स्पोर्ट्स वाले फील्ड, आप कोई भी फील्ड में रहो, बट अपने लिए 2 घंटा कम से कम
दिन भर में हो सकता कई लोगों को सुबह उठने का मौका नहीं मिलता है, या आजकल तो लेट नाइट भी जॉब वगैरह पे रहते हैं, तो जब भी मौका मिले, बहुत सारे ऐसे हैं ना, योगासन है, प्राणायाम है, या बाकी जुम्बा वगैरह जो भी चलता है, ये सब आप कभी भी कर सकते हो। 2 घंटा लेकिन अपने आप को दो, तो आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा फिट हो जाएंगे। यस, वेरी वेरी ट्रू। आज के समय में महिलाओं के आत्मरक्षा और फिटनेस ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम कितना भी विकास कर ले, कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, तो उसके बावजूद भी जो घटनाएं हो रही है वो आए दिन, पहले तो हमको पता नहीं चलता था, लेकिन अब हम लोग भी इंस्टाग्राम देखते हैं और भी मीडिया, सोशल मीडिया पे जो भी होता है वो देखते, तो ये बिल्कुल हर दिन, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब हमको ये किसी के साथ छेड़खानी, किसी के साथ रेप, ये हर दिन ही देख रहे। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पहले से सारी चीजें थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है। हाँ, exactly. तो बहुत धक्कादायक और बहुत दर्दनाक होता है जब ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो इसी में जो सेल्फ डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ है, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स ही है, वो भी स्पोर्ट्स है, ये 2 घंटे में आप थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस वाला, और हर जगह भी कंपलसरी कर दिया गया है। स्कूल में तो शुरू हो ही गया है, हर स्कूल में कंपलसरी है जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये सारी चीज़ें। लाठी काठी तो हमारे पुराने ज़माने से ही चलते आ रहा है। तो ये चीज़ करनी होगी खुद को बचाने के लिए, खुद के आत्मविश्वास के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ये चीज़ें हमको सीखनी होगी। और ये कंपलसरी किया बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्कूल में नहीं है, जैसे हम लोग भी है, होता है कि कभी कोई स्कूल में एकेडमिकली ज़्यादा सोचते हैं और स्पोर्ट्स को थोड़ा दूसरा भाव दिया जाता है। हाँ, कि एकेडमिकली आप, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुकी है, तो एकेडमिकली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और स्पोर्ट्स थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। मैम आपको मैं बताऊँ कि आप मुझे बताओ, आपको जो मेरिट जो स्टूडेंट हो गए 10th 12th, आपको एक आधी नाम याद है? नहीं आएगा यार। मेरिट स्टूडेंट का नाम याद है क्या आपको? लेकिन स्पोर्ट में जिसने गोल्ड मेडल लिया उसका नाम याद है आपको? एग्जैक्टली है ना? तो ये भी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम चल रहा है कि एकेडमी, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स एज ए करियर जो है, इसमें आप देखो जो फेम होता है ना, एक तो नेता है, दूसरे अभिनेता है, और तीसरा स्पोर्ट्स है। तो इसमें वेरी ट्रू है ना, तो इसमें तो ये सोचने वाली ही बात नहीं है कि पहले से थोड़ा, लेकिन तो इसका अवेयरनेस कैसा होना चाहिए? अवेयरनेस हो रहा है और काफ़ी हो रहा है पहले से, और ये हमारी ज़रूरत बन गई अभी, क्योंकि आप देख रहे आए दिन एकदम छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, पहले हमने कभी सुना था शुगर बच्चों को हुआ है या ब्लड प्रेशर बच्चों को हुआ है, आपने कभी सुना था? और बहुत जल्दी हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स हो जा रहे हैं, मतलब 16 साल में ही, और बहुत अर्ली एज में ही स्ट्रोक हो जा रहे हैं। तो भी एक रीज़न है, वो रीज़न है। तो इसको हमको अगर इससे बचना है सारी चीज़ों से, तो क्या काम आने वाला है हमें? स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है ना। तो ये अब ज़रूरत बन गई है। और कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग आए हैं, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें बंद थी। सिर्फ अपने अपने घर में लोग भले ही टाइम पास करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन योगा कर रहे थे, कोई जिम कर रहा था, कोई मतलब अपने लिए, खुद के हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ शुरू कर रहे थे। तो वो उनके हैबिट में आ भी गया है। काफ़ी लोगों ने उस समय शुरू किया, मुझसे बात होती तो कहते मैम हमने कोरोना में शुरू किया तो हमारा कंटिन्यू है। तो वो कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अभी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। अब हमको सब कुछ करते हुए अपने फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स में रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत फिर वो महिला रहे या पुरुष रहे, कोई भी, फिटनेस तो सबके लिए ज़रूरी है। ओबेसिटी आपने देखी है कैसी बढ़ रही है। एग्जैक्टली। अभी इतने साल में आप इस फील्ड पे हो, आप एज अ टीचर काम कर रही हो, तो इतने में इन लड़कियों को कितना सकारात्मक, मतलब पॉजिटिविटी लड़कियों में कितनी देखी है? हाँ, मैं ईश्वर देशमुख कॉलेज में ही 30 इयर्स हो गए मुझे। जैसे ही मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट हो गई थी। एक बहुत जाना माना कॉलेज है, तो मेरा कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है लड़कियों से, क्योंकि हमारे इधर पूरे ऑल इंडिया से एडमिशन होती है। और स्पोर्ट्स में रहने से भी सोशल तो रहते ही स्पोर्ट्स वाले, तो काफ़ी लोगों से मेरी मतलब बातचीत होती है। लेकिन
उस समय इतने लंबे जर्नी में भी आज भी मोटिवेट करना पड़ता है, आज भी उनको समझाना पड़ता है कि क्यों करना है और क्यों मतलब ये रहना है। दुर्भाग्य है हमारा दुर्भाग्य है ये कि आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हमें जब कोई बता रहा था तो किसी के प्रेरणा से ही हम भी आज इधर हैं, तो इतनी लंबी जर्नी में ऐसा लगता था हम तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी रुकावटें हैं, घर से है, समाज से है। तो मेरी तो वही रिक्वेस्ट है कि आज महिला दिवस हम मना रहे हैं और इतना सम्मान किया जा रहा है हर जगह पर, तो सारे जो मेल है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग इनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा मतलब जो ये सारी दुर्घटनाएं हो रही है ये भी कम हो जाएगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें परिवार में डिस्कशन करना ज़रूरी है, बिल्कुल जरूरी जो परिवार में होता है तो वो डिस्कशन करे और उनको प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, बिल्कुल प्रोत्साहित करे, सपोर्ट करे। मेन बात सपोर्ट, क्योंकि वो ये है ना 7 से 8 घरात ऐसा कुछ था, 7 घरात है ना। हाँ, तो वो तो अभी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो मुझे लगता है कि वो बॉन्डिंग अभी नहीं रहा है, उतने स्मार्ट लड़के भी, लड़कियां भी और फैमिली भी हो गई है, पेरेंट्स भी उतना अवेयर भी हो गए हैं। इसका जो फ्रीडम हमको मिला है, या वो लोग भी चाह रहे हैं कि घर वाले भी, भाई बहन, पिताजी, हस्बैंड सब चाहते हैं कि फ्रीडम दे, बट इसका गलत फायदा अगर ना उठे, अगर महिलाओं ने इसका गलत फायदा नहीं, आप सोच रहे होंगे मैडम इधर निगेटिव तरफ भी है, बट ये सच्चाई है एक्चुअली, इट्स ट्रू। पर पहले बोलते थे कि पढ़े लिखोगे तो होगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ये धारणा अभी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। अच्छा, अभी उसका उल्टा होने की जरूरत भी है और हो भी होगे लाजवाब। तो बिल्कुल सपोर्ट आपको सारे महिलाओं को मिलेगा, बट उसका सही फायदा उठाकर हम जितना ऊपर जा सकते हैं, हमको खुला मैदान मिला है, बिल्कुल उड़ सकते हैं। और अगर हमारे सारे चीजें कहीं ऐसे नहीं आई तो हो सकता है कि सभी घर के लोग सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। अच्छा, उन महिलाओं को जो आगे आना चाहती है स्पोर्ट्स में, तो और इस क्षेत्र में जो नेतृत्व करना चाहती है उस क्षेत्र में, तो उनको कैसे बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहेंगी? अगर खेल में आती है ना तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप आता है। फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक लीडर, उसके बाद कॉलेज में गए तो लीडर, उसके बाद उसके आगे की पढ़ाई किया तो लीडर, और आज भी आप देख रहे होंगे कि इतने सीनियर कॉलेज में भी लीडर। तो ये कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल डेवलप होता है। और इसमें वही बार बार आपसे कह रहे हैं कि आना ही चाहिए। मतलब आप कुछ भी करो, अगर स्पोर्ट्स में रहेंगे तो सारी चीज़ें जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना ही है। उसमें लीडरशिप भी है, जो अपना कॉन्फिडेंस भी है, उसमें हार्ड वर्क की भी हैबिट लग जाती है। मुझे सभी लोग कहते हैं मैम मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड पे रहती हूँ कॉलेज के, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे 10 to 5 में रह नहीं, हमारा कॉलेज ही 6:30 है, बट प्रिंसिपल होने के नाते मैं 10:30 वगैरह आ सकती हूँ। लेकिन मैंने अपनी जो शुरू से है कि मुझे अपना करना ही है, मुझे मेरा वर्कआउट करना ही है, मैं सबसे पहले कॉलेज में पहुंच जाती हूँ ग्राउंड पे। तो मुझे देखकर बाकी जो लड़के मोटिवेट तो होती है, साथ में रहता है ना कि पेट दर्द हो रहा, आज सिर दर्द हो रहा, आज नहीं करना है, लेकिन मुझे दौड़ते हुए देख के सारी लड़कियां दौड़ना शुरू रखती है। उनको लगता है कि मैम कर रहे तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो उदाहरण हम खुद बनो। अगर हम अपने उदाहरण बनोगे तो फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आज कई मतलब लोग कहते हैं मैम आपके जैसा बनना है, तो सोचो मुझे कितना मतलब प्राउड ही फील होता है कि चलो हमको देख के लोग कुछ तो सोच ही रहे। तो मैं अपने तरफ से, जैसे आपने कहा ना आप क्या करोगे, मेरे तरफ से तो यही है कि मैं खुद एक उदाहरण बन के सबके सामने रहती हूँ। एक्चुअली कोई ना कोई प्रेरणा चाहिए रहती है कि हाँ, और ये अच्छी बात है कि आज आप हमारे वजह से कोई मोटिवेट हो रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा प्यार से करके, ये तो मेरी कोशिश है कि, और मैं जैसा आपने कहा ना कि वुमेन्स के लिए सच में बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी भी। एग्जैक्टली, वेरी आपको क्या बोलेंगे कि आपको शुभकामनाएं हैं कि आप मोटिवेट करें सभी को, और आपको देख के लड़कियां मोटिवेट हुए और अपने देश में एक नई पीढ़ी एक अच्छे क्षेत्र में जाए और अपना देश नाम रोशन करे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।